दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 नवंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मान्यों की शपथ के साथ ही नई सरकार सक्रिय हो गई है। जी हां, अब सरकार का फोकस गुड गवर्नेंस पर है। जी हां, आला अधिकारी सप्ताह में 2 दिन फील्ड में रहेंगे, वे लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे, दिक्कतों का निदान कराएंगे। जी हां, इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी प्रधान सचिवों और सचिवों को निर्देश जारी किया है। यह सारी कवायद निचले स्तर तक फीडबैक लेने और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए की जा रही है। जी हां, ताकि उन तमाम शिकायतों को दूर किया जा सके जो फीडबैक सिस्टम के दुरुस्त ना होने के कारण सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। जहां इससे आम लोगों को बहुत ही राहत मिलेगी, जहां बिहार के लोगों को बहुत ही फायदा होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी नल जल निश्चय योजना की शिकायतें अब 24 घंटे के अंदर दूर होगी। जहां इस योजना का लाभ लोगों को निरंतर मिले, इसकी विस्तार से कार्य योजना राज्य सरकार द्वारा तैयार कर ली गई है। इस योजना से जुड़े तीनों विभागों लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पंचायती राज विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की शिकायतें एक ही टोल फ्री नंबर 1800-123-1121 पर प्राप्त करने की व्यवस्था है। 24 घंटे में शिकायतें दूर नहीं हुई तो इसकी सूचना संबंधित विभाग के ऊपर के अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। जहां कोई भी लाभुक टोल फ्री नंबर पर फोन करके योजना से जुड़ी अपनी हर तरह की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अररिया जिला के पलासी थाना पुलिस ने बीते सोमवार की रात्रि गुप्त सूचना के आधार पर इनाड़ा चौक के एक किराना दुकानदार से 2000 रुपए के जाली नोट बरामद किया है। साथ ही किराना दुकानदार महेंद्र यादव और साकिन कनखुनिया को भी दबोचा। इस मामले में थाना अध्यक्ष शिव पूजन के बयान पर पलासी थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जहां थाना अध्यक्ष ने बताया कि सोमवार को संध्या गश्ती के दौरान रात्रि करीब 9 बजे गुप्त सूचना मिली कि इनाड़ा चौक का किराना दुकानदार जाली नोट का कारोबार करता है। उनके नेतृत्व में पुलिस टीम जब इनाड़ा चौक पहुंचा तो दुकानदार अपने गले से कुछ नोट निकालकर छिपाने का प्रयास करने लगा, लेकिन यही वो पकड़ा गया और जाली नोट के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों अगर आप बिहार के हैं या फिर कहीं और के भी हैं और रहते हैं सऊदी अरब में तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। जी हां, खबर यह है कि सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 70% नागरिकों और प्रवासियों को मुफ्त टीकाकरण करने का ऐलान किया है। अरब न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों को उम्मीद है कि टीकाकरण का लक्ष्य अगले साल के आखिरी तक पूरा कर लिया जाएगा। जहां स्वास्थ्य मंत्रालय के उच्च अधिकारी अब्दुल्ला असरी ने कहा है कि जिन लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है उन्हें भी आने वाले महीनों में शुरू होने वाली वैक्सीन मुहिम में प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप लगाया है। जी हां, सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि लालू यादव ने जेल से ही बीजेपी विधायकों को फोन करके उनके साथ आने का लालच दिया है। बिहार विधानसभा के स्पीकर पद पर चुनाव को लेकर बीजेपी विधायकों को लालू प्रसाद यादव ने फोन किया था। सुशील कुमार मोदी के इस आरोप के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। जी हां, अपने आरोपों को पुष्ट करने के लिए सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद यादव का एक ऑडियो क्लिप जारी किया है। जी हां, पूरा मामला क्या है इसे आप समझने के लिए आप इस वीडियो में ऑडियो क्लिप को जरूर सुने। हेलो। हाँ प्रणाम, विधायक जी बोल रहे हैं? मैं उनका पीए बोल रहे हैं सर। हाँ दीजिए तो साहब बात करेंगे, माननीय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी जी रुक जाइए सर, 1 मिनट रुकिए लाइन पे। हाँ दे रहे हैं। हेलो जी प्रणाम सर, साहब बात करेंगे। जी हाँ पासवान जी बधाई। जी प्रणाम चरण स्पर्श आपका। ठीक है खुश रहे खुश रहे। जी अच्छा लगा। ठीक है अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ अब मैंने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ तो पार्टी में नहीं सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर। ठीक है ठीक।
बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इस बार फिर राज्य में कोरोना की रफ्तार तेजी के साथ पकड़ी है। जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए ताजा अपडेट के अनुसार आज राज्य में कोरोना के 763 नए मामले सामने आए हैं। जहां कोरोना के नए मरीजों की संख्या सबसे अधिक पटना में है, जहां 292 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अन्य जिलों की बात करें तो औरंगाबाद में 17, बांका और बेगूसराय में 16, भागलपुर में 31, पूर्वी चंपारण में 23, गया में 19, कटिहार में 26, मुजफ्फरपुर में 34, नालंदा में 26, पूर्णिया में 28, सहरसा में 22 और वैशाली में 19 मरीज मिले हैं। जी हां, उधर शेखपुरा में 4, रोहतास में 8, मधुबनी में 5, खगड़िया में 1 और बक्सर में 7 मरीज मिले हैं। जी हां, अब बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5789 हो गई है। दोस्तों, बिहार में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि घर की जमीन या फिर घर में किसी और भी चीज के बंटवारे होने से पहले ही बाप दादा इस दुनिया से चले जाता है। जी हां, जिसके कारण घर में संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। जी हां, आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे बाप दादा की प्रॉपर्टी में किसका कितना अधिकार होता है। कानूनी तौर पर बाप दादा के दुनिया से चले जाने के बाद उनकी संपत्ति का आधा हिस्सा उनकी पत्नी को मिलना है। जी हां, और आधा हिस्सा उनके बच्चों को मिलता है। नंबर दूसरा, आमतौर पर बेटे को ही पिता का उत्तराधिकारी माना जाता है, लेकिन साल 2005 के संशोधित के बाद कानून यह कहता है कि बेटा और बेटी को संपत्ति में बराबरी का हक है। नंबर 3 की बात करें तो कानूनी तौर पर संपत्ति के बंटवारे में बेटा और बेटी बराबर पार्टनर मानी जाती है। जहां नंबर 4, बिहार सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों के मुताबिक पारिवारिक बंटवारे में बेटियों की हिस्सेदारी होगी। हां, अगर वह लिखकर इनकी मनाही करती है तो फिर अलग बात है। जहां आखिर में बता दें कि आपको बेटियां अपने पिता के संपत्ति पर अपना अधिकार जता सकती है। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि बिहार में भाई अगर बाप दादा के जमीन बेचना चाहता है तो बहनों का हिस्सा जरूर रहेगा, सुरक्षित रहेगा या फिर उसकी रजामंदी जरूर रहेगी। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी ने कहा है कि बिहार चुनाव के दौरान भाजपा ने वादों का पिटारा खोला था, जहां उसमें एक वादा कोरोना के इलाज के लिए बिहारियों को मुफ्त वैक्सीन देने का भी था। उन्होंने आरोप लगाया है कि कोरोना महामारी से डरी मानसिकता के शोषण का भाजपा की राजनीति के ओछापन का वह नायाब नमूना था। महागठबंधन ने उस वक्त चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की थी। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ कोरोना को फैलाव को लेकर चिंता बैठक की। उस बैठक में उन्होंने आरोप लगाया है कि देश में कोरोना की वैक्सीन को लेकर राजनीति हो रही है। हमें यह नहीं पता कि उनका इशारा किसकी ओर था, लेकिन तथ्य तो यही है कि कोरोना वैक्सीन की राजनीतिकरण की शुरुआत तो प्रधानमंत्री जी की पार्टी ने ही बिहार के चुनाव से की है। सीबीआई का फर्जी अफसर बनकर महिलाओं के जेवर ठगने वाले गिरोह के एक साथी को पटना की गांधी मैदान थाना पुलिस ने पकड़ लिया है, जबकि उसके 3 साथी भागने में कामयाब हो गए। जी हां, पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी हैदर अली मध्य प्रदेश के पिपलिया का रहने वाला है। उसके कब्जे से पुलिस ने सोने की 2 अंगूठी, एक ही नंबर की 2 बाइक, नग मोबाइल, 26,000 रुपए नगद, स्कैन आधार कार्ड तथा डिजिटल नाप तौल की मशीन जब्त की गई। बिहार पुलिस में सिपाही की 8,415 पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए लिखित परीक्षा की संभावित तारीखें सामने आई है। जहां केंद्रीय चयन पर्षद ने इसके लिए परीक्षा की तिथि 21 मार्च 2021 निर्धारित की है। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर तक है। जहां जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे आवेदन कर सकते हैं। जहां बिहार पुलिस में सिपाही के 8,415 पदों पर नियुक्तियां होनी है, जिसके लिए इसी माह में विज्ञापन जारी किया गया था। केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाना है। जहां पर्षद 21 मार्च 2021 को यह परीक्षा आयोजित कर सकती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लव जिहाद पर कानून पास कर दिया है। कानून के मुताबिक धोखे से धर्म बदलवाने या फिर नाम छिपकर शादी करने पर 10 साल तक की सजा होगी। जहां इसके अलावा अब दूसरे धर्म में शादी करने पर डीएम की इजाजत लेनी होगी और धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को 2 माह पहले सूचना देनी होगी। यूपी सरकार के इस कानून पर बहुत सारे मौलानाओं ने नाराजगी जताई है और जिहाद शब्द को प्रोपेगेंडा के लिए प्रयोग न करने की बात कही है। एक वीडियो में मौलवी ने लव जिहाद कानून के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह के कानून को बनाने की किसी को जरूरत नहीं थी। हम पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि जिहाद शब्द मजहबी इस्लाम का मुकद्दस लफ्ज है। इसको इस तरीके की प्रोपेगेंडा के लिए प्रयोग करना सही नहीं है। मौलाना ने कहा कि सभी जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर जबरन धर्म बदलवाने के खिलाफ पहले से कानून है, इसीलिए यह कानून सियासत के तहत बनाया गया है। मौलाना ने कहा कि सरकार ने हमारे विरोध के बाद लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। इसका नाम धर्मांतरण निषेध विधेयक कानून
कानून रखा है। आपको बता दूं कि गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश को लेकर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रसिद्ध अध्यादेश 2020 लेकर आई है, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों में 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई थी जिनमें जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इसके अंदर छल कपट बल से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इस पर कानून को लेकर एक आवश्यक नीति बनी है, जिस पर कोर्ट के आदेश आए और आज योगी जी कैबिनेट अध्यादेश लेकर आई। जी हां, सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर SC ST समुदाय के नाबालिग और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो फिर वह 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ 3 से 10 साल तक की जेल होगी। जहां इसको लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी ट्वीट किया है। जहां अनिल विज ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के गुनाहगारों पर यक्सन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मोहर लगा दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य सरकार सतर्कता बरत रही है। पीएम मोदी के साथ मंगलवार को हुई वर्चुअल बैठक के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने यह बातें कही है। जी हां, कोरोना संक्रमण की रोकथाम और वैक्सीन को लेकर हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को आग्रह किया है कि वे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में थोड़ी भी ढिलाई न बरतें और उनसे आग्रह किया है कि वे पहले से भी ज्यादा सतर्क हों। राज्य के मुख्यमंत्रियों से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RT-PCR जांच का अनुपात बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि घरों में पृथकवास में रह रहे मरीजों की निगरानी भी बेहतरीन तरीके से करनी होगी। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म गूगल पे के यूजर्स अब फ्री में किसी को पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। जी हां, यानी कि अब उन्हें इसके लिए चार्ज देना होगा। गूगल पे जनवरी 2021 से पीयर टू पीयर पेमेंट सुविधा बंद करने जा रहा है। जी हां, इसके बदले कंपनी की तरफ से इंस्टेंट मनी ट्रांसफर पेमेंट सिस्टम जोड़ा जाएगा। इसके बाद यूजर्स को मनी ट्रांसफर करने पर शुल्क देना होगा। जी हां, हालांकि कंपनी ने अभी ये नहीं बताया है कि इसके लिए यूजर्स से कितना चार्ज वसूला जाएगा। कोरोना महामारी के दौर में लोगों की आर्थिक हालात खराब हो गई है। लाखों लोगों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहा है। जी हां, सरकार ने लोगों की समस्या को दूर करने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की। अब सोशल मीडिया पर तमाम तरह की खबरें चल रही है, जिनमें तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से इससे बचने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जी हां, इसी बीच व्हाट्सएप पर एक मैसेज बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को कोरोना फंडिंग करने जा रही है, जिसके तहत उन्हें 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन सरकार ने PIB के जरिए ट्वीट करके इस खबर को फर्जी बताया है। जी हां, भारत सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल PIB फैक्ट चेक ने व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे मैसेज को फर्जी बताया है। PIB फैक्ट चेक ने ट्वीट करके कहा है कि भारत सरकार ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की है और ऐसी कोई योजना भी नहीं चल रही है। बिहार की राजधानी पटना में 5 दिवसीय बिहार विधानसभा सत्र चल रहा है। जी हां, आज विधानसभा सत्र का चौथा दिन है। साथ ही कल बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद के रूप में भाजपा के विधायक विजय सिन्हा चुने गए। जी हां, सत्र में कार्रवाई के दौरान राजद विधायक ने बिहार विधानसभा में हंगामा किया। राजद विधायक तेजस्वी यादव ने कहा कि अध्यक्ष के चुनाव के दौरान नियमों का पालन किया जाना चाहिए। विधान परिषद सदस्यों की मौजूदगी का हवाला देते हुए स्पीकर चुनाव में वॉइस वोट का विरोध किया। वहीं विधायकों ने हंगामा करते हुए प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी को नियम पुस्तिका दे दी। जी हां, मांझी ने कहा है कि दूसरे सदन के लोग स्पीकर चुनाव के लिए मतदान नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति में कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने पार्टी की मौजूदा हालात पर जो कहा है वह लगभग एक ही जैसा है। जी हां, कांग्रेस के अन्य नेता इन तीनों की टिप्पणियों पर दे रही प्रतिक्रिया के दौरान इनके राज्यसभा की सदस्यता पर भी निशाना साध रहे हैं। जी हां, हाल ही में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि पार्टी के नेता 5 स्टार होटल में बैठकर चुनाव जीतना चाहते हैं। उनकी इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि जो लोग राज्यसभा के सदस्य हैं वे कांग्रेस के 5 स्टार कल्चर वाला होने का दावा करते हैं। वे कैसे कह सकते हैं कि पार्टी को ड्राइंग बोर्ड में वापस जाने की जरूरत है, जब वे खुद राज्यसभा सदस्य के रूप में आराम की जिंदगी जी रहे हैं। जहां इस प्रतिक्रिया ने अब नेताओं को परेशान कर दिया है।
दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक नोट के उपयोग से कोरोना फैलने का बहुत कम खतरा होता है। जी हाँ, इसके मुताबिक बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक अध्ययन में पाया कि करेंसी नोटों के माध्यम से वायरल संक्रमण के फैलने का जोखिम बेहद कम है। बैंक ने सबसे खराब स्थिति में माना कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति नोट पर खांस सकता है और छींक भी सकता है। जी हाँ, अध्ययन के मुताबिक नोटों की सतह पर कोरोना का असर 1 घंटे के बाद तेजी से कम होने लगता है। 6 घंटे के बाद ये 5% या फिर उससे भी कम हो जाता है। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि इस तरह के संक्रमण की संभावना अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि नोटों को आमतौर पर पर्स में सुरक्षित रूप से रखा जाता है। बिहार के लोगों को प्याज और आलू के कारण अपनी जेब अधिक ढीली करनी पड़ रही है। जी हाँ, महिलाओं की रसोइयों का बजट इन दोनों सब्जियों ने बिगाड़ दिया है। प्याज और आलू की कीमत फिलहाल नियंत्रण होती दिखाई नहीं दे रही है। मंडी में पुरानी आलू की आवक कम होने से रेट और चढ़ गया है। इससे फुटक्कर में दाम बढ़ गया है। वही नया आलू भी कम नहीं। नया आलू बिहार में 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। जी, आलू की नई फसल तैयार होने से मंडी में नए आलू की आवक बढ़ गई है, जबकि पुराने आलू की आवक में लगातार कमी होती जा रही है। इससे पुराने आलू 30 से 32 रुपए किलो से बढ़कर 45 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। जहां नया आलू 36 से 38 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। फुटक्कर मंडियों में पुराना आलू अब बहुत कम दिखाई देने लगा है। जहां नया आलू 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। अब जानते हैं कि प्याज का रेट क्या है। तो बिहार में थोक प्याज की कीमत 35 से 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बनी हुई है। जहां फुटक्कर में 50 रुपए से 60 रुपए प्रति किलो प्याज बिक रही है, वहीं मंडियों में टमाटर 25 से 26 रुपए प्रति किलो के हिसाब से और फुटक्कर में 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। बहरहाल हरी सब्जियां काफी सस्ती हो गई है। जहां थोक में हरी सब्जियों की कीमत 5 से 10 रुपए प्रति किलो तक है। हालांकि फुटक्कर में हरी सब्जियां 20 से 40 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। बिहार में विधानसभा स्पीकर चुनाव में एनडीए की वॉइस वोटिंग में जीत हुई है। जी हां, इसके बाद अब मत विभाजन से अध्यक्ष पद का चुनाव के बाद परिणाम घोषित होगा। इसके पहले एआईएमआईएम अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने सदन में बयान दिया है कि अध्यक्ष पद का चुनाव सर्वसम्मति से हो। अख्तर उल ईमान के इस बयान को जीतन राम मांझी ने भी सराहा है। जी हाँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसका फैसला सदन के मान्य लेंगे। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए 16 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसमें 11 प्रस्ताव विजय कुमार सिंह के लिए मिले। जी हां, इसके अलावा 5 प्रस्ताव अवध बिहारी चौधरी के लिए मिले। बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में स्पीकर पद के चुनाव के दौरान सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी को लेकर किए गए हंगामे के बीच विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को फटकार लगाई और बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सदन में रहना क्यों जरूरी है। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव से कहा कि मुख्यमंत्री ही विधानसभा का नेता होता है और अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने और परिणाम सामने आने के बाद नीतीश कुमार ही नवनिर्वाचित स्पीकर को कुर्सी पर बैठाएंगे। ऐसे में उनका सदन में होना बहुत ही जरूरी है और इसमें कोई भी अनुचित बात नहीं है। वहीं जीतन राम मांझी ने यह भी कहा है कि इस सदन में राबड़ी शासनकाल में यह भी देखा जा चुका है कि लालू यादव सांसद थे, विधायक नहीं थे, तब भी वह सदन में मौजूद थे। हालांकि ये कहने के बावजूद विपक्ष मानने को तैयार नहीं है और गुप्त मतदान की मांग कर रहे हैं। कथित तौर पर लालू प्रसाद यादव द्वारा रिम्स गेट हाउस से बीजेपी विधायक ललन पासवान को फोन करके प्रलोभन देने की बात पर बीजेपी ने सख्त रवैया अपनाया है। जी हां, बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि लालू द्वारा बीजेपी विधायक को फोन करके सदन में अनुपस्थित रहने की बात संबंधित प्रलोभन देना गंभीर मामला है। जेल में रहते हुए लालू प्रसाद यादव फोन पर कैसे बात कर सकते हैं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए वे झारखंड सरकार को पत्र लिखेंगे, क्योंकि फोन झारखंड से हुआ है। इसलिए झारखंड सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर झारखंड सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम केंद्र का भी रुख कर सकते हैं और सीबीआई जांच की भी मांग कर सकते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि लालू प्रसाद लगातार फोन पर बात करते हैं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने लालू प्रसाद पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि लालू प्रसाद दलित पिछड़ों की बात करते हैं और उसके हक की बात करते हैं, पर भड़काने के लिए एक दलित पिछड़ा वर्ग के नेता ललन पासवान को ही उन्होंने चुना है। सीतामढ़ी जिले के रीगा चीनी मिल के नए सत्र में शुरू होने को लेकर किसानों में संयम की स्थिति बनी हुई है। जी हां, हालात यह है कि किसानों का तकरीबन 100 करोड़ का गन्ना खेतों में खड़ा है। जी हां, जबकि 80 करोड़ की राशि किसानों का चीनी मिल
प्रबंधन पर बकाया है। अगर इस हालात में चीनी मिल का काम शुरू नहीं हुआ तो फिर किसानों में हाहाकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जी हाँ, कहते हैं कि सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल का अतीत काफी समृद्धशाली रहा है। जी हाँ, इस चीनी मिल की बदौलत इलाकों के किसानों की बेटियों की शादी हुआ करती थी, तो वहीं बीमार किसानों का इलाज। लेकिन हाल के दिनों में चीनी मिल की आर्थिक हालात बेहद खराब हो गई है। पिछले 5 साल से चीनी मिल आर्थिक बदहाली का सामना कर रही है। जहां इसी कारण चीनी मिल के ऊपर किसानों का तकरीबन 80 करोड़ रुपए लंबे अरसों से बकाया है। इतना ही नहीं, चीनी मिल अपनी आर्थिक बदहाली का हवाला देकर 600 कर्मियों को भी काम से बाहर का रास्ता दिखा चुका है। बिहार की राजधानी पटना में चोरी की सिलसिला थम नहीं रहा है। जहां सोमवार की रात भी चोरों ने एक खाली घर से 60 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। जहां घटना कदम कुआं थाना इलाके के जनक किशोर रोड स्थित रानी कुंज नाम के मकान में हुई। शाम के 6:30 बजे घर वाले मकान में ताला लगाकर निकले। मंगलवार की सुबह 6:30 बजे 7 बजे के बीच जब वे वापस आए तो चोरी होने का पता चला। घर के मालिक सत्येंद्र शाह कुछ दिन पहले ही पटना से सिंगापुर के लिए निकले थे। जहां सत्येंद्र की भतीजी सोनल ने बताया कि उनकी चाचा अपने रिश्तेदारों के यहां गई थी। इसी बीच खाली घर देखकर चोर घुस गए। सोनल के मुताबिक चोर 4 लाख नगद, 56 लाख के जेवरात, जूते, चप्पल, पर्दे, बर्तन सेट, कीमती कपड़े, टीवी और सजावट के लिए विदेशों से लाए हुए कुछ सामान भी ले गए। बिहार में ठंड ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। जी हां, बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी ठंड ने 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मंगलवार को बिहार का गया शहर सबसे अधिक ठंड की चपेट में रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं नवंबर के अंतिम सप्ताह में ही पटना का भी न्यूनतम तापमान घटकर 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया। बिहार के अन्य 2 बड़े शहरों की बात करें तो भागलपुर का न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि पूर्णिया का तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। गुरुवार के सुबह में भी बिहार के कई जिलों में हल्की से मध्यम स्तर से धुंध देखने को मिली, जबकि हवा के कारण लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। लोग धीरे धीरे ठंड से बचने के लिए अलाव की भी व्यवस्था करते हुए दिखाई देने लगे हैं। जी, इससे पहले सोमवार की शाम पटना में जो तापमान दर्ज किया गया था वह भी 12 साल के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला था। सोमवार की शाम पटना का न्यूनतम तापमान घटकर 9.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। जहां पटना में साल 2008 के बाद पहली बार नवंबर महीने में तापमान 10 डिग्री नीचे गया। बिहार के अन्य इलाकों में भी ठंड ने जोरदार दस्तक दे दी है। बिहार के कई महानगरों में हजारों की संख्या में नेपाल के नागरिक काम की तलाश में फर्जी तरीके से आधार और वोटर आईडी कार्ड बनाकर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। जहां इनमें से कुछ संदिग्ध लोग भी प्रवेश कर रहे हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच मित्र संबंध रहने की वजह से ज्यादा जांच पड़ताल नहीं की जाती है। जहां बॉर्डर खुला रहने के कारण नेपाली नागरिक का फायदा उठाते हैं। प्रतिदिन भारी संख्या में नेपाली नागरिक अपने परिवार के साथ भारत के कई महानगरों का रुख कर रहे हैं। भारतीय महानगरों में नेपाली नागरिक विभिन्न तरीके के होटल, रेस्टोरेंट, घर, फैक्ट्री और कंपनियों में काम करते हैं। वे आसानी से इंडो नेपाल बॉर्डर को पार कर जाते हैं, लेकिन महानगरों की ओर रुख करने के बाद वे भारतीय सीमा में प्रवेश के दौरान पहचान दिखाने के लिए फर्जी तरीके से आधार कार्ड एवं अन्य कागजात बनाकर अपने पास रखते हैं। प्रथम दृष्टि से कोई भी अधिकारी सिर्फ आईडी कार्ड देखते हैं, पर कागजात की जांच नहीं होती है। जहां इसका फायदा उठाकर कई बार असामाजिक तत्व भी नेपाल से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इस तरीके का खुलासा बिहार पुलिस के द्वारा भी किया जा चुका है। वहीं कई नेपाली नागरिकों को फर्जी आधार कार्ड के साथ पकड़ा गया था। राज्यसभा की सीट को बीजेपी एलजेपी को देने के मूड में नहीं है। जहां जेडीयू ने एलजेपी को सीट देने के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। माना जा रहा है कि यह सीट बीजेपी के खाते में जाएगी और बिहार के अन्य सत्ताधारी दल समर्थन करेगी। जहां जेडीयू और एलजेपी के बीच की तनाव के कारण यह स्थिति बनी हुई है। इस सीट पर चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी का दावा होने के बावजूद जेडीयू की आपत्ति के कारण ये उनके खाते में नहीं जा रही है। हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़े किए थे। जहां इस कारण नीतीश कुमार की पार्टी मात्र 43 सीटों पर सिमट कर रह गई। चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा में भेजना चाहते थे। हालांकि इन चर्चाओं के बीच ही जेडीयू के नेता ने बीजेपी के सामने अपनी राय रख दी। जहां नाम न बताने की शर्त पर जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमारी पार्टी किसी भी कीमत पर एलजेपी प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है
तो वे उन्हें गिरफ्तार करें। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि वे जेल से चुनाव जीत कर दिखाएंगे। जब बांकुरा में सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव आते ही टीएमसी को डर दिखाना शुरू हो जाता है। टीएमसी नेताओं को पैसे का लोभ दिखाने के साथ उन्हें तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो वे उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाले। ममता बनर्जी ने कहा है कि वे जेल से चुनाव जीत कर दिखाएंगे। भारतीय मजदूर संघ समेत 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा की है। जहां सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में प्रस्तावित इस हड़ताल को मंगलवार को अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ यानी कि AIBEA ने भी अपना समर्थन देने की घोषणा की है। करीब 4 लाख बैंक कर्मचारियों की प्रतिनिधि AIBEA ने कहा है कि हालिया सत्र के दौरान लोकसभा में कारोबारी सुगमता के नाम पर 27 मौजूदा मजदूर कानूनों की जगह लेने वाला नया मजदूर कानून पारित किया गया है। यह कानून पूरी तरीके से कॉर्पोरेट के हितों का है। इस प्रक्रिया में 75% कर्मचारियों के नए प्रावधान के तहत कानूनी संरक्षण छीनकर उन्हें श्रम कानून के दायरे में बाहर कर दिया गया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।